बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ACC 501 की मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करेंगे। ये अपडेटेड फ़ाइल है, ठीक है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें से क्लियर हो जाएंगे। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस एंड वाई स्टडी फाइनेंस। तो 4 बेसिक एरियाज ऑफ फाइनेंस बताने हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले है बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस होता क्या है? बिजनेस फाइनेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजंस डील करता है। ये कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करता है और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी इसका हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स द प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइसिंग और वैल्यूएशन से रिलेटेड है। इट स्टडीज रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अंदर किस चीज़ को स्टडी किया जाता है? रिस्क को और रिटर्न को। इसके बाद ये कहाँ मदद देता है? इट हेल्प्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिसीजन। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज शामिल होती हैं। ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती हैं और फाइनेंशियल सिस्टम में अहम किरदार अदा करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इंटरनेशनल फाइनेंस। तो आपको इन चारों के नाम पता हो। इसके बाद इंटरनेशनल में क्या होता है? मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है। ये एक्सचेंज रेट्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और ग्लोबल फाइनेंशियल ऑपरेशंस पर फोकस करता है। आपने इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन अच्छे से देख लेनी है। ये मैंने उर्दू में इसलिए लिखा ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए, ठीक है। आपने पेपर में इंग्लिश में ही लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ बिजनेस फाइनेंस। इसके जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, लॉन्ग के अकॉर्डिंग भी हैं। व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी फर्म इंगेज इन कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है? इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स का सिलेक्शन ये करती है और ये डिसाइड करती है कि कौन से प्रोजेक्ट्स फर्म की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ कैन द फर्म रेज मनी फॉर रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। कैसे जो है वो फर्म मनी को बढ़ाती है, रेज करती है रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट से। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर का है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या डिटरमाइन करती है? हाउ अ फर्म फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा। इसमें डेब्ट और इक्विटी फाइनेंसिंग के डिसीजन शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच शॉर्ट टर्म कैश फ्लो डज द कंपनी नीड टू पे इट्स बिल, ठीक है। ये जो शॉर्ट टर्म कैश फ्लो है वो कैसे कंपनी जो है वो बिल्स को पे करने में हेल्प करता है या ज़रूरी होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है? तो इसके अंदर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस पे फोकस करती है? शॉर्ट टर्म एसेट्स पे और लाइबिलिटीज़ पे। और ये इंश्योरिटी देती है कि कंपनी जो है वो क्या करे, डे टू डे ऑब्लिगेशंस को मीट कर सके, उसको पूरा कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल मैनेजर। इसका प्राइमरी गोल क्या है? फाइनेंशियल मैनेजर का प्राइमरी गोल शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज करना होता है। इसका मतलब करंट वैल्यू पर शेयर को मैक्सिमाइज करना है। इसके 2 मेन टास्क बताने हैं आपने, कौन से हैं? बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है और बेहतर फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ शॉर्ट टिप्स हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट क्या होती है? ये करेक्ट गोल नहीं है। और मैक्सिमाइज्ड शेयर होल्ड वेल्थ क्या होती है? ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई स्टडी फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, क्यों करते हैं, तो ये बताना है। फाइनेंस बजट में मदद करता है, बजट की मैनेजमेंट में मदद करता है और प्राइसिंग और कॉस्ट बेनिफिट डिसीजन में सपोर्ट करता है। अकाउंटिंग, अब इसका बताना है तो फाइनेंस फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है और ये क्या करता है? फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स और रिपोर्ट्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट में बिजनेस स्ट्रेटजीज रिक्वायर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। बिजनेस स्ट्रेटजीज को प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है और फाइनेंस रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास इस फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs हैं, साथ हम ये भी कवर कर लेते हैं। विच इज़ नॉट वन ऑफ द 4 बेसिक एरियाज़ ऑफ फाइनेंस। 4 बेसिक एरियाज़ ऑफ फाइनेंस में कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा कौन कौन से शामिल हैं। बिजनेस फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तीनों बीच में हैं, लेकिन क्या नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM ये नहीं है, ठीक है। और नीचे लिखा भी हुआ है कि फाइनेंस की 4 एरियाज़ हैं, आपको नाम पता हो, बिजनेस फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर का प्राइमरी गोल क्या होता है, ये शेयर होल्डर वेल्थ को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। साथ में इसकी ना ये थोड़ी डिटेलिंग भी लिखी हुई, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन अबाउट, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में कौन से डिसीजंस होते हैं, इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 2 और 3 की प्रिपरेशन करेंगे। द कॉर्पोरेट फर्म एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो ये क्या होता है, ये बिजनेस की सबसे सिंपल फॉर्म है। इसका एक ही ओनर होता है, ओनर तमाम प्रॉफिट्स रखता है और तमाम लाइबिलिटीज़ का ज़िम्मेदार होता है। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, इसमें ये शुरू करना आसान है, ऑनर सारा प्रॉफिट रखता है और सिर्फ एक मरतबा टैक्स लगता है। इसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बिजनेस ओनर की ज़िंदगी तक महदूद होता है और कैपिटल रेस करना मुश्किल होता है। आगे हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो जो चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनके फार्मूलाज हैं, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्टनरशिप जनरल में क्या होता है, ये ओन कौन करता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग। इसके अंदर पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं और हर पार्टनर के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसके एडवांटेजेस बताने हैं। ज़्यादा कैपिटल रेस की जा सकती है, इस्टेब्लिश करना आसान है और एक मरतबा ही टैक्स लगता है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं कि सब पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और पार्टनर के निकालने पर पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है, पार्टनरशिप लिमिटेड में क्या है, पहले हमने जनरल वाला देखा है, अब लिमिटेड में देखते हैं क्या है। लिमिटेड पार्टनरशिप में एक जनरल और लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं। इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है और लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। जनरल पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कारपोरेशन। कारपोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये एसेट्स ओन कर सकती है और लायबिलिटीज़ रख सकती है। ओनरशिप शेयर्स की सूरत में होती है। एडवांटेजेस इसके बताने हैं। लिमिटेड लायबिलिटीज़, बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं। अनलिमिटेड लाइफ होगी और ओनरशिप ट्रांसफ़र करना आसान, कैपिटल रेस करना भी आसान। नेक्स्ट इसके जो लिमिटेशंस हैं वो हैं डबल टैक्सेशन होगी, इसके अंदर एजेंसी की प्रॉब्लम्स हैं और कम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस इसका क्या है, सेटअप कम्प्लेक्स होता है। कॉरपोरेशन की अगर की डिटेल्स आ गई हैं तो इसमें क्या है, कॉरपोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। और फॉर्मेशन के लिए किन किन 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, चार्टर और बाय लॉज। ऑनरशिप और मैनेजमेंट आर सेपरेटेड, अलग अलग होते हैं और शेयर होल्डर्स मैनेजर्स हायर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन, ये शेयर होल्डर और मैनेजर्स के दरमियान का रिलेशनशिप, ठीक है। एजेंसी प्रॉब्लम्स तब पैदा होती हैं जब मैनेजर्स क्या करते हैं, परसू करते हैं पर्सनल इंटरेस्ट को, किसकी बजाय, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट, शेयर होल्डर इंटरेस्ट की बजाय वो पर्सनल इंटरेस्ट को परसू करते हैं। एजेंसी कॉस्ट के अंदर मॉनिटरिंग और इंसेंटिव कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। और इसका सोल्यूशन क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ओवरसाइट, थ्रेट्स ऑफ टेक ओवर और मैनेजेरियल कंपटीशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो हम रिव्यू करते हैं। विच बिजनेस फॉर्म प्रोवाइड लिमिटेड लायबिलिटी टू ऑल ओनर्स, लिमिटेड कौन देता है, कारपोरेशन, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एजेंसी प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन, ये किस वजह से ये प्रॉब्लम उठ खड़ी होती है, शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स की वजह से। इसके बाद है डबल टैक्सेशन का मेजर डिसएडवांटेज बताना है, वो क्या है, कारपोरेशन। तो आप डबल टैक्सेशन के सारे देख लें, ये एडवांटेजेस हैं, तो जो है ये इसका डिसएडवांटेज है। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ अनलिमिटेड लाइफ, किसकी अनलिमिटेड लाइफ होती है, कारपोरेशन की। ये साथ में आप इसकी डिटेलिंग बेशक पढ़ लें खुद ही। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 4
दी फर्म एंड फाइनेंशियल मार्केट्स बैलेंस शीट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट को हम स्टडी करेंगे। कॉरपोरेशन इश्यूज, इसमें कॉरपोरेशन किस चीज़ को इशू करती है? न्यू सिक्योरिटीज़ को। कैश फ्लो होता है कहाँ से? इन्वेस्टर से फर्म की तरफ, और एग्जाम्पल में इसकी IPO एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी में क्या होता है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ इन्वॉल्व इन्वेस्टर्स के दरमियान ट्रेड होती है और फर्म को पैसा नहीं मिलता, और इसकी एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज। डीलर मार्केट में क्या होता है कि डीलर अपनी इन्वेंट्री से ट्रेड करते हैं, जैसे कि नैस्डैक। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्शन मार्केट। ठीक है। ऑक्शन में क्या होता है? ट्रेडिंग एक सेंट्रल लोकेशन पर होती है। प्राइस जो है वो प्राइसेस आर कम्युनिकेटेड इमीडिएटली, तेज़ी से इसको किया जाता है, और एग्जांपल में है नाइसी। बैलेंस शीट आइडेंटिटी, यहाँ से आपके अब फार्मूला स्टार्ट हो रहे हैं। एसेट्स का फार्मूला आपको आना चाहिए, लाइबिलिटीज़ प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का फार्मूला क्या है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। नेट वर्किंग कैपिटल NWC किसके इक्वल है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास है 3 की कंसर्न्स इन बैलेंस शीट एनालिसिस। कंसर्न्स बताने हैं। अकाउंटिंग लिक्विडिटी में क्या होता है कि एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करना कितना आसान हो जाता है, और करंट एसेट्स क्या होते हैं? मोस्ट लिक्विड होंगे। डेप्ट वर्सेस इक्विटी। डेप्ट में क्या होता है कि होल्डर्स का पहले क्लेम होता है। ठीक है। इसके बाद शेयर होल्डर क्या रिसीव करते हैं? क्लेम, रेजिडुअल क्लेम्स को रिसीव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू वर्सेस कॉस्ट। वैल्यू में क्या होता है? बैलेंस शीट बुक वैल्यू दिखाती है, और फाइनेंशियल डिसीजन में मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। मुझे लग रहा है इसका मैंने नेक्स्ट नहीं लिखा। अच्छा, आप ये देख लें फिर। नेक्स्ट हमारे पास अब आ रहा है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अब हम करेंगे बिल्डिंग अ बैलेंस शीट की। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर है ZT कॉरपोरेशन। करंट एसेट्स इतना दिया हुआ है। ठीक है। नेट फिक्स एसेट्स भी ये दी हुई है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की प्राइस दी हुई है। अब आपने इसमें जस्ट फार्मूलाज लगाने हैं। ठीक है। टोटल एसेट्स का, टोटल लाइबिलिटीज़ का, और शेयर होल्डर्स इक्विट का। ठीक है। ये आपने तीनों के फार्मूलाज लगाने हैं। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, ये अब आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है खुद ही। ठीक है। ये आप देखें, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। नेक्स्ट हम इसके MCQs देखते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल इज़ कैलकुलेटेड एज। इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? ये फार्मूला आपको पता हो। करंट एसेट्स में से माइनस करना है करंट लाइबिलिटीज़ को। इन प्राइमरी मार्केट व्हेन अ कॉरपोरेशन इशू सिक्योरिटीज़, तो फिर क्या चीज़ होगी? कैश कहाँ पे फ्लो करेगा? इन्वेस्टर से फर्म की तरफ फ्लो करेगा। यूज़ ऑफ डेप्ट। डेप्ट का यूज़ बताना है। फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या कहलाता है? फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होती है? यूज़ ऑफ डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 5, द इनकम स्टेटमेंट एंड टैक्सेस। सो इसके अंदर डेफिनेशन है। इनकम टैक्स कंपनी की रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स शो करता है। इसके बाद बिजनेस परफॉर्मेंस मेजर करता है, और फाइनल रिजल्ट नेट इनकम होता है। इनकम स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बताना है। इन पॉइंट्स को आपने एज इट इज़ याद रख लेना है। टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू, नेट सेल्स। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS। इनके एब्रीविएशन भी आपने अच्छे से याद करने हैं। सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, डेप्रिसिएशन। EBIT का फार्मूला याद कर लें कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस अदर इनकम। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्री टैक्स इनकम, टैक्सेस, नेट इनकम, ये सब याद कर लें। ठीक है। और इसको कितने में स्प्लिट किया जा रहा है? डिविडेंड्स और रिटेन्ड अर्निंग में। नेक्स्ट हमारे पास है गैप। ठीक है। इसको बताना है। अकाउंटिंग रूल्स सेट करती है। ठीक है। ये यहाँ से अकाउंटिंग रूल्स का सेट है, और इसमें क्या चीज़ें शामिल है? रियलाइजेशन प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल। नॉन कैश आइटम कौन से होते हैं? डेप्रिसिएशन और डेफर्ड टैक्सेस। टाइम्स एंड कॉस्ट में क्या होता है कि शॉर्ट रन में फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट, लॉन्ग रन में तमाम कॉस्ट क्या होंगी? वेरिएबल बन जाएंगी, यानी कि चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट है टैक्सेस। टैक्सेस में क्या है कि टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है टैक्स लैब्स की वजह, इसके थ्रू किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता हो। ये सारे आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो इसी की बेस पे हैं। ठीक है। आपको टैक्स लैब सारा आता होगा, पता होगा, तो आप इजीली क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर पाएंगे। ईच स्लैब इज टैक्स्ड सेपरेटली।
टोटल टैक्स किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल स्लैब टैक्सेस। तो ये आप देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको स्किप नहीं करना। टैक्सेस हैं दिए हुए और टैक्स स्लैब्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो देख लें, $0 से $50,000 पे क्या है 15% टैक्स, 50,001 से 75,000 तक का जो है वो 25% है टैक्स रेट, 75 से लेकर 1 लाख तक के लिए 34, फिर 1,01,000 से लेकर 335, ये देख लें सारा इतना दिया हुआ टैक्स, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से करना है। कैलकुलेट टैक्स स्लैब बाय स्लैब, अप्लाई ईच रेट ओनली टू द इनकम विद इन दैट ब्रैकेट, देन ऐड ऑल द अमाउंट टुगेदर। तो इसको तो बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस करते पड़े हैं। नेक्स्ट, एवरेज वर्सेस मार्जिनल टैक्स रेट। एवरेज का फार्मूला आपने बताना है कि एवरेज टैक्स रेट कैसे फाइंड करते हैं। टोटल टैक्स को डिवाइड करना है टैक्सेबल इनकम पे, और मार्जिनल टैक्स रेट क्या होता है, लास्ट इनकम पोर्शन पर लगने वाला टैक्स रेट, और फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस क्या होता है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस टैक्स डिडक्टेबल होता है। इसका फार्मूला है आफ्टर टैक्स कॉस्ट किसके इक्वल है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट। डिवाइडेंड्स आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल, ठीक है, कि डिवाइडर्स टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, ये इसके अंदर अली कॉरपोरेशन टैक्सेबल इनकम है 85 के, कैलकुलेट टोटल टैक्स आपने फाइंड करना है, ठीक है। इसके अंदर ये देखें, अब वही चीज़ आ गई ना कि आपने किस तरीके से फाइंड करना है। आपको सारा पता हो, जो हमने पीछे वाला टेबल याद किया होगा ना, तो हमें ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएंगे। टैक्स स्लैब्स पता होंगे तो हम इजीली इसको कर सकेंगे। पहले हमने देखना है 50,000 पे कितना टैक्स लगता है, 15%, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखना है 25,000 पे कितना टैक्स है, 25%, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर। इसी तरीके से फिर 10,000 पर कितना टैक्स है, तो फिर हमारे पास इसका भी आ जाएगा। फिर आपने टोटल करने के लिए इन तीनों के आंसर्स को ऐड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास टोटल टैक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्कि ये देखिए, ये मैंने ना नीचे भी करके बताया हुआ है कि इसके अंदर ना मैंने इसमें एक एक पॉइंट का समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से समझ आ गई है तो भी ठीक है, वरना आप चाहें तो ये भी रीड कर लें कि ये कंपनी की टैक्सेबल इनकम है ये, और हमें देखना है कि टैक्स स्लैब्स के मुताबिक कितना टैक्स बनेगा। अब हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, टैक्स एक ही रेट से कैलकुलेट नहीं होता, हर इनकम स्लैब पर उसका अपना टैक्स रेट लगता है। स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, आपने बिल्कुल पेपर्स में ना ऐसे ही करना है, ठीक है। इतना बहुत ही लेंथी वे में नहीं करना, टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको डिटेल में इसलिए लिख के दिखाया है कि आपको समझ आ सके। अगर आपने बिल्कुल भी हेड आउट से नहीं पढ़ा तो आप बेशक ये देख लें, आपको अच्छा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम रेंज और टैक्स रेट। अब हम देख सकते हैं कि देखिए हमें वैल्यू क्या दी हुई है 85 के, तो 85 के यानी कि ये 1 लाख के अंदर आ रही है 85 के, ठीक है। तो हम फिर ये तीनों इनकम रेंज लेंगे। ये जब तीनों इनकम रेंज लेंगे तो हमें पता है 0 से 50 तक कितना लगता है, 15%, 50 से लेकर 75 25%, और हमारी जो वैल्यू है वो 75 से 100 के बीच में लाई कर रही है। सो हम यहाँ तक तीनों लेंगे, तीनों इनकम रेंज लेंगे, ठीक है। इसी वजह से अब आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमने ये तीन कैसे ये लिए हैं टैक्स रेट। अब इनकम 8500 है, इसीलिए ये 3 स्लैब में डिवाइड होगी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पॉइंट समझाया है। पहले स्टेप में क्या होगा, 50,000 पर 15% टैक्स। ये देखें, ये 50,000 हमने लिया, ये लास्ट वाली वैल्यू उठानी है। 50,000 लिया, इसके अंदर हमने क्या करना है, 15% वाला टैक्स लगा देना है, जो कि इसके सामने वाली वैल्यू में गिवन है। ये देखें, ठीक है, ये वाला हमने ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास इसका ये पहला स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है, ये आ गया आंसर। अब स्टेप 2 हमें पता है 50,000 से 75,000 तक मूव कर रहा है, इतनी इनकम है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 75,000 में से ये जो 5,000 है ना, उसको माइनस कर देंगे। ये भी आपने याद रखना है। ये हमारे पास ये 75,000 है, ठीक है, इसमें से हमने क्या करना है, ये 5,000 को माइनस करना है, ठीक है। सॉरी, मैं 5,000 बोल रही हूँ, 50,000, ठीक है। 50,000 को हमने माइनस कर देना है। पीछे जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने 25% से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस पर कितना टैक्स लग रहा है, 25%, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास ये इसका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब रिमेनिंग पे हमें पता है हमारी वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, 85,000 ये वाली
ये 75,000 से इसके अंदर लाई कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि अब हमने रिमेनिंग लेनी है, ये वैल्यू ले ली, ठीक है। अब तीसरी स्लैब में आती हैं तो इस पर कितना टैक्स लगेगा, 34% लगेगा। तो ये इस तरीके से आपने कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई स्टेप मिस हो गया तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लें, ठीक है। जहाँ से नहीं समझ आया तो मुझसे फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट MCQs हैं। विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ सेल। तो किसने रिकॉग्नाइज करवाया था, ये प्रिंसिपल हमने बताना है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास है डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, नो एक्चुअल कैश पेमेंट इज़ मेड फॉर इट, ठीक है, वो नहीं की जाती, नो कैश पेमेंट एक्चुअल नहीं की जाती। एंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, विच टैक्स रेट इज़ मोस्ट रेलिवेंट, कौन सा टैक्स रेट मोस्ट रेलिवेंट है, मार्जिनल टैक्स रेट। इसके बाद ईबिट का स्टैंड बताना है, क्या है स्टैंड्स, तो आपको सारों के अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। ईबिट होता क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेसन नंबर 6 पे अब चलते हैं, डेप्रिसिएशन एट टैक्स शील्ड एंड फाइनेंशियल कैश फ्लो। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, इट इज़ नॉट अ न्यू सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, ये न्यू सोर्स ऑफ फंड नहीं है। ये क्या रिड्यूस करता है, टैक्सेबल इनकम को और टैक्सेस को सेव करेगा। लोअर टैक्स का क्या मतलब है कि ज़्यादा कैश कंपनी के लिए अवेलेबल होगी। और डेप्रिसिएशन किस तौर पे एक्ट कर रहा है, टैक्स शील्ड के तौर पे काम कर रहा है। टैक्स शील्ड फार्मूला ये आप ना ज़रा यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, या आप काइंडली अपने हैंडआउट्स में एक दफ़ा चेक कर लें इसके फार्मूले को। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ रही है कि डेप्रिसिएशन दी हुई है, ठीक है, 100,000 यानी कि 1 लाख, टैक्स रेट 35%, टैक्स सेव है 100,000, ठीक है, ये आप देख लें। टैक्स सेव यानी कि डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई किया टैक्स रेट के साथ, तो ये हमारे पास ये आया है। कॉर्पोरेशन विद डेप्रिसिएशन हैज़ $35,000 मोर इन कैश फ्लो देन आइडेंटिकल कॉर्पोरेशन विदाउट डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल कैश फ्लो। फाइनेंशियल कैश फ्लो शोज़ हाउ कैश मूव थ्रू बिजनेस, ठीक है। इसके बाद कैश जनरेट होती है एसेट से, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, कैश पे टू द क्रेडिटर्स एंड स्टॉक होल्डर्स। कैश फ्लो की आइडेंटिटी बतानी है, इसका फार्मूला आपने बताना है कि क्या है इसका फार्मूला। कैश फ्लो एसेट्स किसके इक्वल है, कैश फ्लो क्रेडिटर्स और कैश प्लस कैश फ्लो स्टॉक होल्डर्स, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ये। कैश फ्लो CF किसके इक्वल है, OCF माइनस नेट स्लैश कैपिटल स्लैश स्पेंडिंग। ये आप देख लें, मुझे इसमें क्यों कन्फ्यूजन हो रही है। OCF किसके इक्वल है, EBIT प्लस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स। नेट कैपिटल स्पेंडिंग क्या फार्मूला है, एंडिंग नेट फिक्स्ड एसेट माइनस बिगनिंग NFA प्लस डेप्रिसिएशन। चेंज इन NWC यानी कि एंडिंग इन NWC माइनस बिगनिंग NWC। अब नेक्स्ट है CF टू क्रेडिटर्स, क्या इंटरेस्ट पेड माइनस नेट न्यू बोरिंग। ये आपको सारे फार्मूलाज बहुत अच्छे आने चाहिए। CF टू स्टॉक होल्डर किसके इक्वल है, डिवाइडेड पेड माइनस नेट न्यू इक्विटी रेस्ड। ओके, ये रोमन में लिख दिया था, आप इसको चाहे तो स्किप कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैश फ्लो। इसके कंपोनेंट्स बताने हैं। सबसे पहले है OCF ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो इसमें क्या होता है, रोज़ाना बिजनेस एक्टिविटी से मिलने वाला कैश, और नेगेटिव OCF कंपनी के लिए वार्निंग साइन होता है। नेट कैपिटल स्पेंडिंग में क्या होता है, फिक्स्ड एसेट पर नेट स्पेंडिंग और फिक्स्ड एसेट्स की परचेज माइनस सेल्स। चेंज इन नेटवर्क कैपिटलिंग में क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल में चेंज इन नेटवर्क कैपिटल, तो इसके अंदर क्या होता है, वर्किंग कैपिटल में चेंज को शो करता है, ठीक है। इसमें करंट एसेट्स ज़्यादा बढ़ाने पर कैश आउट फ्लो होता है। नेक्स्ट हमारे पास कैश फ्लो टू क्रेडिटर, इसमें होता है डेप्ट होल्डर्स को पेड नेट कैश, क्रेडिटर्स को दिया गया नेट कैश, और इंटरेस्ट पेड माइनस न्यू लोन, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में लिख लें, इंटरेस्ट पेड माइनस न्यू लोन। नेक्स्ट है कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर, इसमें शेयर होल्डर्स को दिया गया नेट कैश, ठीक है, और डिविडेंड्स पेड माइनस न्यू इक्विटी, ये फार्मूला डिविडेंड पेड माइनस न्यू इक्विटी रेस्ड। नेक्स्ट हमारे पास है
एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इनका आइडिया ले लें, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। अल्फा क्रॉप कैलकुलेट ओपनिंग कैश फ्लो OCF फाइंड करना है। क्वेश्चन आपसे ऑपरेटिंग, ये उर्दू में साथ लिखा है ताकि अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ये सारा डाटा आपके पास गिवन होगा। सेल्स दी होगी, ठीक है, कैश फ्लो दिया है, डेप्रिसिएशन इतनी है, इंटरेस्ट टैक्स, आपने OCF फाइंड करना है। सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। अच्छा, पहला स्टेप क्या है, इसके अंदर आपने EBIT कैलकुलेट करना है। EBIT कैसे कैलकुलेट करना है, सेल्स, कॉग्स और डेप्रिसिएशन इन तीनों को माइनस करना है। आपके पास क्या निकल आएगा, EBIT निकल आएगा, ठीक है, ये EBIT की वैल्यू आ गई। दूसरा स्टेप क्या है कि OCF कैलकुलेट करें। OCF कैलकुलेट करने के लिए अब आपके पास क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, EBIT जो कि अभी आपने ऊपर निकाला है, डेप्रिसिएशन और माइनस टैक्स। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को पुट करना है और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये नोट लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट यूज़ नहीं हुआ क्योंकि OCF में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, अल्फा कॉर्प फाइंड नेट कैपिटल स्पेंडिंग, ठीक है। इसके अंदर ये ऐसे मैंने बीच में लिख दिया है। गिवन में क्या है कि बिगिनिंग इतना आपके पास एसेट है, फिक्स एसेट, एंडिंग फिक्स एसेट इतना है और डेप्रिसिएशन इतनी दी हुई है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करें नेट कैपिटल स्पेंडिंग, कितनी कैपिटल स्पेंड हुई हुई है, ठीक है। इसके अंदर आपने फार्मूला सबसे पहले याद रखना है। इसका फार्मूला है नेट कैपिटल स्पेंडिंग का, जिसके अंदर एंडिंग NFA माइनस बिगनिंग NFA प्लस डेप्रिसिएशन, इन सब की वैल्यूज़ ऐड करें, आपके पास नेट कैपिटल स्पेंडिंग आ जाएगा। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो कैलकुलेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, कंपनी के कैश फ्लो डाटा दिया गया है और आपसे कैलकुलेट करना है। आपका ना ये ऊपर ये चीज़ लिखी हुई होगी, ये वैसे मैंने लिखी है, CF टू क्रेडिटर, CF टू स्टॉक होल्डर, CF फ्रॉम एसेट, ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है और ये डाटा गिवन होगा, ठीक है। OCF, कैप स्पेंड, NWC एंड इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें आपके पास गिवन होंगी। ये सब ये आप देख लें, ये सारी वैल्यूज़, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं सोल्यूशन। पार्ट 1 में उन्होंने कहा है कि CF से क्रेडिटर ये फाइंड करें। तो CF से क्रेडिटर के लिए फार्मूला आपको क्या रिक्वायर है, इंटरेस्ट प्लस डेप्ट रिटायर्ड माइनस न्यू डेप्ट, इन सब की वैल्यूज आपने लगा देनी है, ऊपर गिवन है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है ना, यहाँ पे 45K था, ठीक है, यानी 45,000, तो आपने यहाँ 45,000 लिखना है। और क्या था, डेप्ट कितनी थी, 116K। तो अच्छा, आपने इन सब के साथ 1000 खुद लगा देना है, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई मुझसे कि यहाँ पे मैंने देखा नहीं, तो आपने ना ये वैल्यूज़ का जो डाटा ना एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है। इसको एज इट इज़ कॉपी मत कीजिएगा, आप एक दफ़ा अपनी नोटबुक पे इसको सॉल्व कर लें। इसका आंसर है 85K, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 में क्या है, CF से स्टॉक होल्डर्स, तो CF टू स्टॉक होल्डर्स में डिवाइडेंड्स प्लस रीपरचेज माइनस न्यू स्टॉक, तो इसकी वैल्यू है 52,000 प्लस 12, ये सारी आपने इसके आगे वैल्यूज़ देख लेनी है, 1000 भी होंगी, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो है 19,000, ओवर आउटफ्लो 19K आ गया। इसके बाद हमारा है आइडिया ले लें, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पेपर में। CF से एसेट्स, तो इसका फार्मूला OCF माइनस कैप स्पेंड माइनस NWC, सारी आपने वैल्यूज़ लगानी है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1,55,000, ठीक है, 155K आ गया। अब जो MCQs इम्पॉर्टेंट है ना इस चैप्टर से रिलेटेड, वो ये सब हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, EBIT प्लस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स, आपके जो ज़्यादातर MCQs होंगे वो फार्मूले ही होंगे, आपको सारे आने चाहिए। नेक्स्ट है नेट कैपिटल स्पेंडिंग रिप्रेजेंट, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, नेट स्पेंडिंग ऑन फिक्स एसेट परचेज माइनस सेल्स, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है द कैश फ्लो आइडेंटिटी स्टेट्स, तो ये फार्मूला आप देख लें, CF इज इक्वल टू CF क्रेडिटर्स प्लस स्टॉक होल्डर्स। लेसन नंबर 7, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, 3 कंपोनेंट्स बताने हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, इसके अंदर नेट के इनकम से स्टार्ट होता है, डेप्रिसिएशन और डेफर्ड टैक्स इंक्लूड होते हैं और वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग में क्या क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स की परचेज और सेल से रिलेटेड,
एसेट खरीदना आउटफ्लो है और एसेट बेचना इनफ्लो है। फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? डेप्ट और इक्विटी फाइनेंस से रिलेट करती हैं। न्यू डेप्ट या स्टॉक इशू का मतलब है इनफ्लो, ठीक है, यानी कि नया लोन या शेयर इशू करना इनफ्लो है और डेप्ट रीपे करना और डिवाइड करना ये है हमारे पास आउटफ्लो। नेक्स्ट हमारे पास की रूल्स आ रहे हैं कैश स्टेटमेंट के। तो इसके अंदर क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट होगी? ये नेट की इनकम से स्टार्ट होती है। ऐड बैक डेप्रिसिएशन एंड डेफर्ड टैक्सेस। इंक्रीज इन करंट एसेट का मतलब है कैश आउटफ्लो। करंट एसेट में कमी कहते हैं इनफ्लो को। अगर करंट लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें तो इसका मतलब कैश इनफ्लो होगा। अगर करंट लाइबिलिटीज़ को डिक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब है कैश आउटफ्लो है। अगर तमाम सेक्शंस को नेट चेंज की हम क्या कर दें, टोटल कर दें, ठीक है, तीनों सेक्शंस मिलकर नेट कैश चेंज देते हैं। ओके, हमारे पास नेक्स्ट है यूजेस इसकी कौन कौन सी हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स क्या चेक करते हैं? लिक्विडिटी को। इसके बाद जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म कैश फ्लो देखते हैं। शेयर होल्डर्स प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं और मैनेजमेंट प्लानिंग और कंट्रोल के लिए यूज़ करती है। एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप। इसके अंदर क्या होता है? CF एसेट्स डाटा दिया हुआ है, OCF का 325 के, ये सब देख लें सारी वैल्यूज़ कैपिटल की। CF से इन्वेस्टर में डेप्ट कितना है, इक्विटी, और क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट, आपने क्या फाइंड करना है? CF फ्रॉम एसेट एंड CF टू इन्वेस्टर्स। तो सबसे पहले स्टेप हमने करना क्या है, ये डिटेल में इसलिए दिया ताकि आपको समझ आ जाए, वहाँ पे आपने इन शॉर्ट ही करना होता है, ठीक है, एक एक स्टेप बिल्कुल भी परफॉर्म तो नहीं करने बैठ सकते, तो आपने वहाँ पे शॉर्ट ही करना है। लेकिन ये है कि एक मिस्टेक मुझसे हो गई है स्टूडेंट्स कि मैंने ना इसमें सोल्यूशन में ज़ीरोस डालना मैं भूल गई हूँ, तो आपने ये वैल्यू बिल्कुल देख के ध्यान से ऐड करनी है, ठीक है। CF फ्रॉम एसेट का फार्मूला OCF माइनस कैपिटल स्पेंडिंग माइनस NWC, तो यहाँ पे 325,000 है, ठीक है। 179 आगे 2 ज़ीरो लगाएं, सॉरी 3, और यहाँ पे 32 के आगे भी 3 ज़ीरो लगाएं, तो इन सबको माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा वेरीफाई कर लें ऊपर से क्वेश्चन में से। CF में क्या होता है? CF टू इन्वेस्टर का फार्मूला है डेप्ट प्लस इक्विटी, ठीक है। इसके अंदर डेप्ट की जो वैल्यू है वो है 95K थी और 27K है इसके अंदर इक्विटी की, तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 122K। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया, ये आप ना करें, ये बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक। अच्छा, ये नेक्स्ट है तो गिवन देख लेते हैं, ये अभी हमने 7 किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन डाटा हमारे पास दिया हुआ है ये सारा, ठीक है, नेट इनकम, ये आप सब देख लें। इसके अंदर हमने क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास नेट इनकम हमारे पास क्या है? 8500K। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव का मतलब है नेट इनकम इज़ प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी, जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, और प्रॉफिट इंक्रीज कैश, सो वी स्टार्ट विद, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 8500K से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज इन अकाउंटेबल रिसीव की वैल्यू क्या है? 2300K है, ये अभी हम पीछे से फिर चेक कर लेते हैं। ये देखें, इंक्रीज इन AR तो क्या है? 2300K है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे साथ में हम नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल मीन कस्टमर ओ मनी टू द कंपनी, ठीक है, वहाँ से इसने ली है। तो इसके बाद क्या है? AR इंक्रीज बाय 2300K, इट मीन्स कंपनी मेड सेल्स बट कस्टमर हैड नॉट पेड कैश येट, अभी तक कस्टमर ने पे नहीं किया, तो दैट्स वाई वी यूज़ नेगेटिव साइन हेयर, ठीक है। ये देखें, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन में क्या है? कैश फ्रॉम ऑपरेशन, नेट इनकम माइनस इंक्रीज इन AR, वैल्यू लगाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग में क्या है? एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, ये भी वहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, पॉजिटिव में 19700K। तो इसके अंदर नेगेटिव क्यों आया? एक्विजिशन मीन्स परचेज, इसके अंदर परचेजिंग हो रही है, कंपनी ने मशीनरी या फिर इक्विपमेंट्स को बाय किया है। जब आप कोई एसेट बाय करते हैं ना, तो क्या होता है? कैश लीव्स द बिजनेस, ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास ये वैल्यू
नेगेटिव में है। ये सारी आपने डिटेलिंग नहीं देनी वहाँ पे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूरी डिटेल नहीं देनी आपने, ये जस्ट आपको समझाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अब सेल्स जो है फिक्स एसेट्स की, ये भी पॉजिटिव है। कंपनी ने क्या किया है, एसेट्स को बेचा है। जब एसेट्स को सोल्ड किया जाता है तो कैश क्या होता है, बिजनेस के अंदर कैश आती है, तो इसी वजह से हमारे पास ये पॉजिटिव में है। कैलकुलेशन में अब फार्मूला आपने लगाना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंस इक्विटी एक्टिविटीज़ में LT डेब्ट प्रोसीड्स, ये अब आपको पता चल गया ये प्लस क्यों है माइनस क्यों है, तो अब आपने इसको भी देख लेना है। ठीक है, डिविडेंड पेड में क्या हो रहा है, ये शेयर होल्डर्स की तरफ से पे की जा रही है। कैश कंपनी की से मतलब कंपनी ने कैश को लीव कर दिया, छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारे पास ये आ गया। और कैलकुलेशन में अब आपने फार्मूला लगा देना है, फार्मूला लगा के आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। स्टेप 4 में भी यही है, नेट चेंज इन कैश। तो नाउ कंबाइन, जो ऊपर हमने तीनों कैश को निकाला है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों को आपने अब क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन इन अ सेंस, देखें नेट चेंज इन कैश, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्स्ट मतलब आपको सॉल्व तो करने आता है ना। अब आपने क्या करना है, अब आप पहले इसको माइनस भी कर सकते हैं, माइनस करने के बाद जो आंसर आए फिर प्लस कर लें बस। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये देखें, अब आप इजी रूल फॉर एग्ज़ाम एक और ये स्टेप देख लें। हर स्टेप आप करने मत बैठ जाइएगा, आपने जस्ट मेन चीज़ें ही परफॉर्म करनी है। नेट इनकम, सेल्स ऑफ, अच्छा ये कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कहाँ कौन सी चीज़ पॉजिटिव है। नेट इनकम, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, अगर बोरो किया मनी, डेब्ट प्रोसीड, इशूइंग न्यू शेयर्स, इन डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में होंगी। और किसको हमने नेगेटिव रखना है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स को, डिविडेंड पेड, डेब्ट रिपेमेंट, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। ये आप अच्छे से याद कर लें। एक और भी यहाँ पे है क्विक मेमोरी, अपनी यादाश्त के लिए आप ये कर सकते हैं, डिड कैश कम इनटू द कंपनी और लीव द कंपनी। ठीक है, अगर कैश केम हो रही है, कंपनी में आ रही है, तो इसका मतलब पॉजिटिव, अगर तो कैश जा रही है, ठीक है, तो नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन बिकॉज, किसकी वजह से होती है, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस दैट रिड्यूस नेट इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स अपीयर इन विच सेक्शन, फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़। परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट अपीयर्स इन विच सेक्शन, इन्वेस्ट। ठीक है, परचेजिंग में, इन्वेस्टमेंट में आ रही है। लेसन नंबर 8, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। कॉमन साइज में क्या होता है, डिफरेंट साइज कंपनीज को डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता। कॉमन साइज स्टेटमेंट हर आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट करती है और कंपैरिजन आसान होता है। नेक्स्ट है कॉमन साइज फार्मूला। अब आपने इसके फार्मूले अच्छे से याद करने हैं। बैलेंस शीट आइटम एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, तो इसका फार्मूला क्या, आइटम डिवाइड टोटल एसेट मल्टीप्लाई 100। और इनकम स्टेटमेंट आइटम का नेट सेल्स के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला है, आइटम को डिवाइड करना है नेट सेल। ये बहुत ईजी फार्मूला, देखें टोटल एसेट्स, ठीक है, टोटल एसेट्स किसके हैं, आइटम्स के हैं, तो पहले आइटम लिखो, उसके बाद डिवाइड डालो और फिर ये टोटल एसेट। इनकम स्टेटमेंट है किसकी, आइटम की, तो अब आपने क्या करना है, पहले आइटम को लिखें, फिर डिवाइड डालें, और किसकी है ये, नेट सेल की, तो नेट सेल्स पर डिवाइड करें और साथ आपने मल्टीप्लाई 100 कर देना है। स्टैंडर्डाइज स्टेटमेंट्स बतानी है, इसकी क्या है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, ये परसेंटेज ऑफ बेस वैल्यू होती है। कॉमन बेस ईयर स्टेटमेंट में क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है बेस ईयर से, और कंबाइंड स्टेटमेंट में बोथ मेथड यूज़ किए जाएंगे, दोनों मेथड। इंट्रोडक्शन बताना है रेशियो एनालिसिस का, रेशियो हेल्प करती है कंपनीज को कंपेयर करने में डिफरेंट साइजेस में। 5 कैटेगरीज हैं इसकी, ऐसे याद रखने इसके नाम, लिक्विडिटी रेशियो, लॉन्ग टर्म, असेसमेंट मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट वैल्यू रेशियोज। नेक्स्ट हमारे पास एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये अब आपने इसको अब आपने खुद देखना है। फार्मूला तो जब आपको सारे आते होंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। इन अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ईच आइटम इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास द मेन पर्पस ऑफ कॉमन स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसका कॉमन पर्पस बताना है, अलाउ करता है कंपनीज को और कंपनीज ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। लेसन नंबर 9 रेशियो एनालिसिस, लिक्विडिटी एंड लेवरेज रेशियो। तो इसमें क्या होता है,
लिक्विडिटी रेशियोज कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे करने की एबिलिटी मेजर करते हैं। ये बताते हैं कि एसेट्स को कैश में कितनी आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। ज़्यादा लिक्विडिटी का मतलब कम फाइनेंशियल रिस्क होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्विक एसिड टेस्ट रेशियो का फार्मूला है। क्विक रेशियो किसके इक्वल है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड करंट लाइबिलिटीज़। ये ऐसे ही याद कर लें। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर किसके इक्वल है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स डिवाइड इन्वेंट्री। यानी ये मेजर करता है कि इन्वेंट्री कितनी जल्दी सेल होती है। ज़्यादा रेशियो एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास कैश कवर रेशियो का फार्मूला है। इसके अंदर ईबिट प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइड इंटरेस्ट होगा। ये अवेलेबल कैश फ्लो से इंटरेस्ट पे करने की एबिलिटी मेजर करता है और डेप्रिसिएशन ऐड की जाती है क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है। ये बताता है कि ये फार्मूला देखना है सेल्स ओवर टोटल एसेट्स। ये बताता है कि एसेट्स कितनी सेल्स जनरेट हो रही हैं और ज़्यादा रेशो बेहतर एसेट यूटिलाइजेशन को शो करता है। लेसन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं ना, इसके अंदर अगर आप फार्मूलाज अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप एग्जाम्पल खुद ही आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होती है। इसमें मेजर किया जाता है कि हाउ एफिशिएंटली कंपनी जनरेट्स अ प्रॉफिट और ये किस पे फोकस करती है? फर्म्स की बॉटम लाइन परफॉर्मेंस पे फोकस करेगी। प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट मार्जिन किसके इक्वल है? नेट इनकम ओवर नेट सेल्स। यानी हर रुपये सेल पर कितना प्रॉफिट अर्न हुआ ये शो करता है। ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होता है। रिटर्न ऑन एसेट्स ROA का फार्मूला है नेट इनकम ओवर टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स से जनरेट होने वाला प्रॉफिट और इसे रिटर्न ऑन बुक एसेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, इसका फार्मूला है नेक्स्ट इनकम ओवर टोटल इक्विटी। ROE का नेक्स्ट फार्मूला है ROA मल्टीप्लाई 1 प्लस डेप्ट माइनस इक्विटी रेशियो। ये शेयर होल्डर्स के रिटर्न को मेजर करता है। ये शेयर होल्डर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर है। ठीक है, परसेंटेज मेजर है। मार्केट वैल्यू रेशियो क्या होता है? इसमें मार्केट वैल्यू रेशियो स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन यूज़ करती हैं। ये ज़्यादातर पब्लिक कंपनीज़ के लिए यूज़ होती हैं। EPS अर्निंग पर शेयर, इसमें इसका फार्मूला है नेट इनकम ओवर शेयर्स आउटस्टैंडिंग मेजर्स प्रॉफिट अर्न पर शेयर। एंड नेक्स्ट है प्राइस अर्निंग PE रेशियो। तो इसका फार्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर ओवर EPS। इसमें क्या होता है? इन्वेस्टर्स अर्निंग के हर रुपये के लिए कितनी पेमेंट करने को तैयार है ये शो करता है। हायर PE फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को शो करता है। बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू में क्या होता है? ये बेस करता है अकाउंटिंग वैल्यूज़ पे और हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे। ठीक है, इसका फार्मूला ये आपने देख लेना है। मार्केट टू बुक रेशियो में मार्केट टू बुक रेशियो किसके इक्वल है? मार्केट प्राइस पर शेयर ओवर बुक वैल्यू पर शेयर।